नमस्कार। इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले से अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को किया परिभाषित। एएमयू मामले में 3 जजों की नई बेंच उसके अल्पसंख्यक दर्जे की बहाली पर करेगी फैसला। महाराष्ट्र के धुले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा। कहा, महाविकास आघाड़ी ने विकास को किया ठप। जनता से की अपील, प्रगति के लिए चुने भाजपा गठबंधन महायुति। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की वापसी वाले प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष के सदस्यों में तनातनी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री का बड़ा बयान। कहा, देश हित में लिए गए फैसले को कभी भी नहीं होने देंगे वापस। चुनावों में राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा विरोधी दल की महिला नेताओं पर अभद्र टिप्पणियों पर चुनाव आयोग सख्त। कहा, महिलाओं के प्रति किसी भी अशोभनीय भाषा को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की भारत की तारीफ। कहा, भारत दशकों से रहा है हमारा स्वाभाविक साझेदार और सहयोगी। ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस के संयुक्त सहयोग का है उदाहरण। और खबरों को विस्तार से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले से अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को परिभाषित किया है। एएमयू के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की नई बेंच अब इस बात का फैसला करेगी कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल होगा या नहीं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने आज इस मामले में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 के मुकाबले 3 के बहुमत से 1967 के अजीज बाशा के मामले में दिए गए उस फैसले को खारिज कर दिया जिसके आधार पर एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार किया गया था। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले में दिए गए निष्कर्षों के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से निर्धारित करने का काम 3 जजों की बेंच पर छोड़ दिया है। साल 2019 से सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच के मामले को 7 जजों की बेंच को दे दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, JB पारदीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और SC शर्मा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर सुनवाई की जिसमें हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं होने का फैसला दिया था। हाईकोर्ट ने यह फैसला साल 2006 में दिया था। 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अजीज बाशा में, जिसमें एएमयू को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवररूल कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए हमारे आर्टिकल 30, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर क्या टेस्ट है वो टेस्ट भी लेट डाउन कर दिया गया है। और क्या एएमयू एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ अब ये इशू डिसाइड करेगी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कुलपति नईमा खातून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं और अब अगली कार्रवाई के लिए अपने कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करेगी। We honor the judgment, that's all. We will wait and we will discuss with our expert for the next course of action. With our legal experts we will discuss and we'll wait for the next course of action and we will have discussion with our legal experts. We have a team of legal experts. अब 2 राज्यों के चुनावों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत की है। धुले और नासिक में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। महाविकास आघाड़ी पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की गाड़ी में ड्राइविंग सीट के लिए ही झगड़ा है। महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी
झगड़ा हो रहा है और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। साथियों, राजनीति में आने पर हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। वही कुछ लोगों की राजनीति का आधार है लोगों को लूटना। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले महाअगाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं, हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। और नासिक की जनसभा में भी प्रधानमंत्री ने महाविकास अघाड़ी पर राज्य में विकास के कार्यों को रोकने के आरोप लगाए। महाराष्ट्र में कोई भी बड़ा काम होता है, ये लोग उसका विरोध करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। इन्होंने अटल सेतु का विरोध किया, इन्होंने वाटवन पोर्ट पर भी रोक लगाने की कोशिश की, इन्होंने मेट्रो परियोजनाओं को लटकाया। अघाड़ी वालों ने समृद्धि महामार्ग का काम ठप करने का प्रयास किया। पिछले 5 वर्षों में शुरुआती 2.5 साल महाअघाड़ी के महाभ्रष्टाचार और लटकाने अटकाने भटनाके के भेंट चढ़ गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के धुले में जैन आचार्य रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज साहिब से मुलाकात की। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, जैन आचार्य रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज साहिब से मुलाकात हुई। समाज सेवा और आध्यात्म के क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय है। वह अपने विपुल लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी महाराष्ट्र में चुनावी रैलियां की। उन्होंने शिराला महाअघाड़ी पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी सत्ता में आती है तो वो किसानों की जमीन वक्फ बोर्ड को दे देगी। मैं पवार साहब को पूछने आया, उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए वक्फ बोर्ड का आप समर्थन करोगे या विरोध करोगे? वो जवाब नहीं देंगे। मैं आपको बता देता हूं, वो वक्फ बोर्ड का विरोध करेंगे सिराला वालों। और अघाड़ी की सरकार गलती से भी आ गई तो किसानों की भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर करने का भी काम करेगी, वक्फ बोर्ड के नाम पर। मगर आप चिंता मत करो, केंद्र में आप लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई है, नरेंद्र मोदी सरकार। और कराड़ दक्षिण की चुनावी जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस सरकारों की खस्ता वित्तीय हालात पर भी तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी कि अगर वादे पूरे करने की क्षमता ना हो तो वादे नहीं करने चाहिए। हमारे वादे आपकी तरह नहीं होते। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वादा पत्थर पर लकीर होता है। कर्नाटक में चुनाव था, हिमाचल में चुनाव था, तेलंगाना में चुनाव था। आपने वादों का पिटारा खोला, चुनाव जीत गए। और अब तो खड़गे जी भी कहते हैं भैया संभल कर वादा करो, पूरा नहीं होता है। और चुनावी संग्राम की उठापटक झारखंड में भी दिखी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राज्य में चुनावी प्रचार का उन्होंने आगाज किया। उन्होंने सिमडेगा और लोहरदगा में रैलियां की।
उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन अपनी 7 गारंटियों को जरूर पूरा करेगी। वहीं आदिवासियों के सम्मान की रक्षा करने का भी उन्होंने भरोसा दिलाया। नया शब्द निकाला है, विकास। विकास का मतलब जहां भी आदिवासियों की जमीनें उठा के ले जाओ, यह है इनका विकास। और अगर आपने अपनी जमीन दी तो आपको उस जमीन का सही दाम मिले। हम चाहते हैं कि आदिवासियों को शिक्षा मिले, उनके बच्चे, आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने। और अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान महिला नेताओं के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। राजीव कुमार ने आचार संहिता के अंतर्गत निर्देश दिया है कि महिलाओं के प्रति अपमानजनक, अशोभनीय टिप्पणियों के खिलाफ अधिकारियों को उल्लंघनकर्ता से सख्ती से निपटना होगा। आयोग ने महिलाओं के प्रति अशोभनीय भाषा की कड़ी निंदा भी की है। उन्होंने महिलाओं की गरिमा और सम्मान के खिलाफ अपमानजनक भाषा के प्रयोग पर चिंता व्यक्त की और नाराजगी जताई। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार मौजूद हैं। ऋषि, क्या कुछ कहा है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने, और निश्चित तौर पर ये बयान नेता शायद अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए या अपना राजनीतिक स्कोर करने के लिए देते होंगे, लेकिन जाहिर तौर पर देश की जनता इसको बहुत गुड टेस्ट में नहीं लेती है, और वही बात शायद सीईसी ने भी कही है। बिल्कुल, देखिए निखिल, जिस तरीके से चुनावों के दौरान जो चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद जो नियम सभी राजनीतिक दलों पर, उम्मीदवारों पर और जो प्रचार करने वाले लोग हैं उन पर लागू होते हैं, उसी के तहत ये भी तय है कि उन्हीं नियमों के तहत आप किसी के खिलाफ, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकते। किसी की भावनाओं को धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर ठोस नहीं पहुंचाई जा सकती, ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। ये जो चीज़ें हैं जो पहले से ही दिशा निर्देशित हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लगातार देखते रहे हैं कि बयानों के बीच में नेता ये भूल जाते हैं कि वो अपनी मर्यादाओं को किस तरीके से उनका उल्लंघन कर रहे हैं। इसी मामले में आज हमने जो देखा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र की जो इकाई है चुनाव से संबंधित, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी से लेकर जो जिला के अधिकारी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, इनके साथ एक बार फिर से रिव्यू मीटिंग आज की थी। हालांकि ये एक ऑफिशियल मीटिंग थी जिसके अंतर्गत बोलते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों और जो चुनाव अधिकारी हैं उनको ये निर्देश भी दिया कि वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करें। न सिर्फ इस मामले में बल्कि अन्य मामले में भी है। जिस तरीके से चुनावों को प्रभावित करने के जो अनैतिक तरीके हैं, चाहे वो लिकर हो, कैश हो या अन्य जो सामग्री है जिससे कि चुनावों को प्रभावित किया जा सकता है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड को ख़राब करता है, इसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। एक तरीके से कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की ये चुनावों से पहले यानी कि मध्य चुनाव में एक रिव्यू मीटिंग थी जो ये बताती है कि चुनाव आयोग किस तरीके से इस पूरे चुनाव के दौरान, ख़ासतौर से महाराष्ट्र में, चूँकि ये सब चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और ख़ास तौर से वहाँ जो अनैतिक चीज़ों का जो प्रभाव है, चाहे वो कैश का हो, चाहे वो काइंड का हो, वो ज़्यादा दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों को एक रिव्यू मीटिंग के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ने कड़ा संज्ञान लेते हुए ये सख्त निर्देश दिए कि इन सब चीज़ों पर वो कड़ी कार्रवाई करें जो चुनाव अधिकारी हैं। और साथ ही साथ इसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो उम्मीदवार हैं, राजनीतिक दल हैं, अगर उनकी भी कोई शिकायत है तो उसके लिए वो तत्काल तत्पर होकर काम करें। उन्हें किसी भी तरीके से उन्हें भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार सभी का एक मिला जुला स्टेक होता है। तो चुनाव की प्रक्रिया को बहुत सुगम बनाने के लिए और पारदर्शी बनाने के लिए, जो कह सकते हैं कि जो संविधान में उनको प्रदत्त अधिकार हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के, उसको चुनाव आयोग पूरी तत्परता से निभा रहा है और रिव्यू मीटिंग में उन्होंने ये सब बातें आज कही। ठीक है, एक बात और जानना चाहेंगे कि ये जो अभी हाल फिलहाल में झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक कम से कम 3 मामले आपको भी याद होंगे जिसमें महिला नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गई। इन विशेष मामलों में भी कुछ कार्रवाई करने की बात कही गई है? अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, या ये जो टिप्पणियां, ये जो निर्देश सीईसी ने दिए हैं वो एक जनरल निर्देश दिए गए हैं? देखिए, सामान्य निर्देश तो आयोग शुरू से ही देता है। जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है वो निर्देश सर्कुलेट कर दिए जाते हैं, लेकिन
जिस तरीके से रिव्यू मीटिंग में एक बार फिर से उन्होंने बात दोहराई है, देखिए दो प्रक्रियाएं इसमें एक साथ चलती हैं। एक तो आचार संहिता का जो उल्लंघन है उस पर आयोग स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करता है, उनको नोटिस भेजता है, उनसे पूछता है कि आपने जो बात कही है या आपको जो वीडियो आया है उसके मामले में पहले उसकी तफ्तीश की जाती है, क्या वो सही है या गलत है, और उसमें जो भी फैक्ट होते हैं उनके आधार पर वो जो दोषी होते हैं उनसे वो सीधे नोटिस के माध्यम से जवाब मांगता है। दूसरा, इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर भी लागू हो जाता है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में अगर अमुक महिला ने या किसी नेत्री ने इस मामले में शिकायत पुलिस में की है तो वो मसला भी तत्काल रूप से दर्ज किया जाता है पुलिस में, तो दोनों ही कार्रवाई की जाती है। और ये जो कार्रवाई करने का जो प्रोसेस है, ख़ासतौर से हमने देखा है कि चुनावों के दौरान बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम करता है। निखिल जी, निश्चित तौर पर, और इस पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है और उम्मीद है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या ये कहा जाए कि जो नेतागण हैं वो अपनी भाषा पर संयम रखेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अपने बयानों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से विवादों में घिरे हुए हैं। कॉरपोरेट जगत को लेकर दिए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शंकर शुक्ला ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। प्रेम शंकर शुक्ला ने कहा कि सरकार पर कॉरपोरेट घरानों को दबाने का बेबुनियाद आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पहले राहुल गांधी ने आलेख लिखकर देश के राजा महाराजाओं को बदनाम करने का प्रयास किया और अब कॉरपोरेट घरानों से लेकर वो आरोप लगा रहे हैं। प्रेम शंकर शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी को प्रमाण पेश करना चाहिए। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। पहले उन्होंने एक आलेख लिखकर इस देश के राजाओं महाराजाओं को बदनाम करने का उन्होंने प्रयास किया। अब वो यह कहकर कि सरकार कॉरपोरेट जगत के लोगों को दबाव में डाल रही है, वो बारंबार सरकार विरोधी भ्रम और झूठ का प्रचार कर रहे हैं। यदि किसी कॉरपोरेट घराने को सरकार ने उनके विरुद्ध दबाया है तो उसका प्रमाण उन्हें पेश करना चाहिए। लेकिन ये आरोपों के पत्थरबाज हैं, पत्थर मारते हैं और भाग जाते हैं, किसी भी आरोप का प्रमाण नहीं देते। एक और झूठ की श्रृंखला में यह राहुल गांधी का झूठ है। और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राजधानी दिल्ली में मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को मजबूती प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के लिए लाई गई ये योजना नहीं है और इसके तहत केंद्र सरकार ने मेडिकल कंपोनेंट बनाने वाली स्वदेशी कंपनियों के लिए अलग अलग श्रेणियों में 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रदान किए हैं। इस योजना के तहत मेडिकल डिवाइस क्लस्टर में कॉमन फैसिलिटी कंपनियों की क्षमता निर्माण के लिए कौशल विकास, निर्माण में आयात कम करने और मेडिकल डिवाइस के लिए क्लिनिकल स्टडीज को बढ़ावा दिया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार समस्या के समाधान के लिए काम कर रही। That the change of the previous thought process and the change which has come in under the dynamic leadership of Prime Minister Modi is different. This is not a government जो देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं. This is a government of action. Launch is going to be as I said, that small interventions, although it's not a small interventions, the support from government is 500 crores, but the outcomes will be immense. वहीं केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री की मांग पर सरकार ने त्वरित इस योजना की रूपरेखा तैयार की ताकि इंडस्ट्री वैश्विक पटल पर मुकाबला कर सके। We need to reduce our dependence on the imports of the key components or the accessories or the raw materials that we require. At the same time, one of the sub-components also taking care of developing the right kind of skills and the technical expertise so that we have our own people, our own workforce who's capable of designing and developing the medical devices. We are also taking care of the long pending demand which was regarding the support for clinical studies.
मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री ने केंद्र सरकार की विशेष प्रोत्साहन योजना के शुभारंभ पर खुशी जताई है। इंडस्ट्री के प्रमुख लोगों ने कहा कि केंद्र की सरकार उद्योग जगत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। आज हमारी इंडस्ट्री के लिए एक वाटरशेड मूवमेंट है। सरकार ने जो हमारे सुझाव थे वो सुने, उस पर अमल करा, ये स्कीम निकाली। देखने पे तो ये बड़ा मॉडेस्ट नंबर है, लेकिन मैं अश्योर करता हूँ ये मॉडेस्ट नंबर जौन सा है ये एक लीवर की तरह काम करेगा। ये हिस्टोरिकल चेंज है कि फिर से मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव करेगी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री की। इसमें उन बिंदुओं पे प्रमोशन और मदद दी जा रही है जो बिंदु हमारे लिए इंडस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि नज स्कीम है, इसमें जो क्लिनिकल स्टडीज़ को करवाएगी, कंपोनेंट्स डेवलपमेंट करवाएगी, उसमें मदद करेगी। इसमें स्किल डेवलपमेंट का पार्ट भी है और साथ में इसमें प्रमोशन का पार्ट भी है। डेफिनेटली ये एक्सेलरेट करेगी बहुत सारे एरियाज़ में, स्पेशली एक्सपोर्ट को करेगी, क्योंकि स्किलिंग एज वेल एज जो सब्सिडी आपकी टेस्टिंग की आई है उसमें आप ऑलमोस्ट 50% अगर सब्सिडी आपको टेस्टिंग पे है तो सी मार्किंग के जो हमारे कॉस्ट आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, एंड मेनी ऑफ अस आर रिलक्टेंट टू डू दैट, सो दैट इज़ गोइंग टू गेट सी अप्रूव्ड एंड यू कैन टेक दिस प्रोडक्ट्स ओवरसीज। सो इट्स डेफिनेटली वेरी गुड। ऑल 5 कंपोनेंट्स आर वेरी वेल थॉट। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को भी हंगामा जारी रहा। आर्टिकल 370 की वापसी वाले प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति पिछले 2 दिनों से बनी हुई है। दरअसल अब्दुल्ला सरकार ने आर्टिकल 370 की बहाली का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसके बाद से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों के बीच सदन में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को जब कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति को संभालने के लिए मार्शल्स का सहारा लेना पड़ा। आवामी इत्तेहादी पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों ने सदन से बाहर निकाला। खुर्शीद अहमद शेख इंजीनियर राशिद के भाई और आवामी इत्तेहादी पार्टी के विधायक हैं। कुछ बीजेपी विधायकों को भी मार्शलों के जरिए सदन से बाहर किया गया। बीजेपी का कहना है कि अब्दुल्ला सरकार असंवैधानिक काम कर रही है और विधानसभा को आर्टिकल 370 वापसी का प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार ही नहीं है। संसद ने आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कम हुए हैं और लोगों को नैतिक अधिकार हासिल हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 वापस लाने के प्रस्ताव को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के इरादों को असफल प्रयास बताया। जब से जम्मू कश्मीर में केंद्र द्वारा धारा 370 और 35 को हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, अमन चैन स्थापित हुआ है। जिस तरह से हमारे भाजपा के विधायकों को मार्शल के द्वारा विधानसभा से बाहर किया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और इसको इस देश की जनता कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कांग्रेस फिर से इस जम्मू कश्मीर में अशांति बहाल करना चाहती है, वो कभी अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक में मैसूर संगीत सुगंध 2024 महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विकास भी और विरासत भी के मूल मंत्र पर विश्वास करते हैं। ये भारतीय संस्कृति को और भी सशक्त करेगा। इसके साथ ही उन्होंने चामुंडी हिल परिसर में निर्माण हो रहे टिल्टेड LED गुंबद तारामंडल की प्रगति की भी समीक्षा की। और हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार एक के बाद एक विवादों में घिरती जा रही है। नया विवाद सीएम सुक्खू के नाश्ते के लिए मंगाए गए समोसे से लेकर जुड़ा हुआ है और जब सीएम के सुरक्षा कर्मियों द्वारा खाए जाने से विवाद पैदा हो गया। मामला 21 अक्टूबर का है और मामले पर CID की जांच शुरू हो गई। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर अब विवाद खड़ा होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ भी कहने से बच रहे हैं और CID भी पूरे मामले को आंतरिक मामला बताकर मीडिया से इसे तूल न देने की गुजारिश कर रहा है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सिंगापुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री लॉरेंस वोंग और रक्षा मंत्री डॉक्टर NG इंग हेन से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। प्रौद्योगिकी, कौशल और औद्योगिक साझेदारी की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को महान शक्ति और दुनिया की सबसे बड़ी और बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया है। एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत एक महान शक्ति और विश्व के सबसे बड़ी और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत दशकों से हमारा स्वाभाविक साझेदार और सहयोगी है और आने वाले समय में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। That we should certainly add India to the list of great powers. 1.5 billion people, the largest growing economy among major economies. Its culture, an ancient culture, and of course its prospects, great prospects, tremendous prospects. और राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों का हवाला देते हुए ब्रह्मोस मिसाइल को भारत रूस के संयुक्त सहयोग का बेहतरीन उदाहरण बताया। It is well known today that our relations in terms of security, in terms of military equipment and military technologies is something that is growing very rapidly between Russia and India. We're not just selling our weapons to India. In fact, we are engaged in joint research of military systems. For example, the BrahMos system, which is used on air, in the air and in the sea, and these partnership is something that people know about, and this testifies to the high level of our trust and the high level of our partnership. This is going to continue in the future. इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।